Okay, so good morning, good afternoon, good evening everyone. This is दर्शन का रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम wowclass.com. मेरे प्यारे नालायकों, आज हम जाने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर. वेरी वार्म वेलकम एंड वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा था उसको हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद में आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमको क्या क्या देखना है. ठीक है, सो आर यू रेडी गाइस? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सेक्शन नंबर 196 एंड सेक्शन नंबर 203 कंप्लीट किया था और मैंने एक लंबा चौड़ा चार्ट आपको समझाया था फॉर द सिनॉप्सिस ऑफ द ऑल द सेक्शंस जो हमने कंप्लीट किए थे, जिसके अंदर हमने 196, 203, रूल ए, 160, 201, 161, 4, 169 एंड टेबल एफ ये खत्म किया था. इसी चार्ट को थोड़ा सा एक और बार रिवाइज कर लेते हैं जिससे नियरली सभी सेक्शंस आपके रिवाइज हो जाएंगे. ठीक है, और साथ में हम चैप्टर रिवीजन कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. रेडी, लेट्स गो. सेक्शन नंबर 196, 203 इन सबके साथ में अगर हम देखें तो कंपनी डिवाइड होती है 203 के बेस के साथ. पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी. पब्लिक कंपनी में लिस्टेड पेड अप कैपिटल 10 करोड़ एंड उसके अंदर हमने देखा था टॉप मैनेजमेंट में मिनिमम एक बंदा चाहिए, एमडीडब्ल्यूटी मैनेजर या सीईओ. लीगल कंप्लायंस में मिनिमम एक बंदा चाहिए, दैट इज अ सीएस. एंड फाइनेंस में मिनिमम एक बंदा चाहिए, दैट इज अ सीएफओ. और फिर प्राइवेट कंपनी के अंदर 10 करोड़ के ऊपर हमने देखा था लीगल कंप्लायंस में सिर्फ एक बंदा चाहिए, दैट इज अ सीएस. और फिर हमने ओपीसी के लिए देखा था कि ओपीसी 50 लाख के कैपिटल के ऊपर हो जा ही नहीं सकता, ये हमने सीए इंटर के बेसिक में ही देखा है. फिर मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट हमने देखा था जिसके अंदर हमने जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन उसको एनएडी बनाने के लिए, बोर्ड का ऑर्डिनरी या यूनिमस रेजोल्यूशन 203 196 में नॉमिनेशन के लिए. अगर 870 के नीचे है तो जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, अगर 70 के अबव है तो जीएम एसआर या ओआर प्लस प्रायर सीजी, ये हमने देखा था. कंपनी शेड्यूल 5 या सीजी अप्रूवल 90 डेज MR2 सेक्शन 201 में ये हमें लगेगा. MR1 में 60 डेज के अंदर हम अपॉइंटमेंट करेंगे और ये चेयरमैन नहीं हो सकता अनलेस एओए अलाउड सो, या कंपनी के मल्टीपल बिजनेस सेपरेट सीईओज है उसी केस में सिर्फ ये चेयरमैन बन सकता है. फिर हमने देखा था वोल टाइम डायरेक्टर. वोल टाइम डायरेक्टर के लिए भी 160 में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का अप्रूवल. नॉमिनेशन के लिए सिर्फ बोर्ड का ऑर्डिनरी, यूनानिमस यहां नहीं लगता क्योंकि वोल टाइम डायरेक्टर एक ही कंपनी में एग्जीक्यूटिव पोजीशन ले सकता है. फिर जीएम ओआर अगर 70 के नीचे है तो, जीएम एसआर प्लस या तो फिर ओआर प्लस सीजी अगर 70 के ऊपर है तो, कंप्लायंस ऑफ शेड्यूल 5 सीजी अप्रूवल MR1 60 डेज के अंदर और डब्ल्यूटीडी चेयरमैन बन सकता है. फिर हमने देखा था मैनेजर के लिए बोर्ड मीटिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, यहां पे 160 का अप्रूवल लगता ही नहीं है क्योंकि वो एनएडी नहीं है. जीएम ओआर 70 के नीचे, जीएम एसआर या ओआर प्लस सीजी 70 के ऊपर, कंपनी का शेड्यूल 5 या फिर सीजी का अप्रूवल 201 90 डेज MR2 के अंदर मैनेजर चेयरमैन हो सकता है. 160 के अंदर एनईडी का अप्रूवल नहीं है, MR1 60 डेज के अंदर फाइल करना पड़ेगा. फिर सीईओ, सीएस एंड सीएफओ इनके लिए हमने देखा था कि 203 में बोर्ड का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा और उसके साथ में इनके रिमूवल के लिए भी बोर्ड का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा. सीईओ या चेयरमैन नहीं बन सकता अनलेस एओए प्रोवाइड्स हो या कंपनी है वो मल्टीपल बिजनेस. फिर हमने इनका कैजुअल वैकेंसी देखा था. मैनेजिंग डायरेक्टर, वोल टाइम डायरेक्टर का कैजुअल वैकेंसी 161(4) में ही फिलअप होगा. रिमूवल इनका 169 में ही होगा, बाकी सबका 203 में होगा. बाय बोर्ड मीटिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन विद इन 6 मंथ्स कैजुअल वैकेंसी फिलअप होगा. एंड शेड्यूल 1 जो है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, उसके हिसाब से टेबल एफ जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर शेयर कैपिटल कंपनी, उसके हिसाब से बोर्ड मीटिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से ही इनका रिमूवल होगा. ये चीज हमने देख ली थी. 203 हमारा कंप्लीट हो चुका था. मैं आपको फिलहाल देना चाहूंगा एक आध मिनट, फटाफट चीजों को रिवाइज कर लीजिए, बढ़ जाएंगे आगे. इसके बाद हम चैप्टर रिवीजन करेंगे तो थोड़ा सा चैप्टर भी रिवाइज कर लेना. चैप्टर अभी एट रैंडम आज से लेना हम शुरू करेंगे. गो फॉर इट फास्ट. गुड मॉर्निंग बेटा तुषार, गुड मॉर्निंग नुपुर, गुड मॉर्निंग यासिर, गुड मॉर्निंग अनिल, वेरी गुड मॉर्निंग.
आई गेस सबका हो गया होगा रिवीजन। आ जाइए फटाफट फटाफट। अब हम बढ़ते आगे, चैप्टर वाइज रिवीजन करना शुरू करते हैं और चैप्टर वाइज रिवीजन थोड़ा सा एट रैंडम लेंगे आज, ठीक है, सो दैट आपको चैप्टर्स ठीक से याद हो जाए और आप उसके ऊपर फोकस कर पाओ। रेडी, लेट्स गो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, चैप्टर वाइज रिवीजन के अंदर मैं एट रैंडम चैप्टर्स पूछूंगा, आपने कमेंट करके मुझे बताना है कि उन चैप्टर्स का नाम क्या है, ठीक है, और उन चैप्टर्स कहां से बिलोंग करते हैं और क्या बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। कैन यू टेल मी सेक्शन नंबर 206 से लेके 229 ये कौन सा चैप्टर है? फटाफट फटाफट कमेंट करके बताइए। आप कमेंट करते रहिए, फिर मैं उसको टैली करवा दूंगा। फिर सेक्शन नंबर, क्योंकि लैग है तो एकदम से रिवाइज नहीं होगा, तो कमेंट करते रहिए, फिर मैं उसको टैली करवाऊंगा। 241 से लेके 246 कौन सा चैप्टर है? एंड 379 से लेके 393 कौन सा चैप्टर है? साथ में ये पहले तो ये तीन चैप्टर बताइए कि 206 से 229, 241 से 246 एंड 379 से 393 विच चैप्टर आर दिस? बहुत बढ़िया बेटा विराज, तुषार, संदीप, शिवानी, बहुत बढ़िया तुषार, दुपुर, स्नेहा, संदीप, बहुत सही। सो ऑब्वियस ही बात है, सब जनों ने सही गेस किया है। पहला चैप्टर है इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन, थर्ड पार्टी चैप्टर में से 241 से लेके 246 इज ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, अगेन थर्ड पार्टी सेक्टर में से। 373 से लेके 379 से लेके 393 इज अ फॉरेन कंपनी, अगेन टाइप्स ऑफ कंपनी में से, ठीक है। तो आई होप से सबको ये याद आ रहा होगा, बहुत बढ़िया, शानदार बच्चों। 230 से लेके 240 कौन सा है? 447 से लेके 470 कौन सा है? एंड मुझे बताइए कि 434 से लेके 446 कौन सा है? ये तीन चैप्टर के नाम बताइए मुझे प्लीज। बहुत बढ़िया तुषार, बहुत बढ़िया नुपुर, स्नेहा, बहुत बढ़िया, शानदार। सो 230 से 240 इज अ कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन, बहुत सही। 447 से लेके 470 इज अ मिसलेनियस प्रोविजंस एंड 434 से लेके 446 इज अ स्पेशल कोड। जितने लोगों को याद है बहुत अच्छी बात है। फिर मुझे बताइए 173 से लेके 195 कौन सा है? फिर मुझे बताइए 248 से लेके 252 कौन सा है? और फिर मुझे बताइए 270 से लेके 365 कौन सा है? ये तीन चैप्टर के नाम बताइए फटाफट फटाफट। चल, बहुत सही बेटा स्नेहा। एज बोर्ड मीटिंग, शानदार। बोर्ड मीटिंग एंड इट्स पावर्स 248 से लेकर 252 कौन सा है? बताइए जरा। शानदार। रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनीज, बहुत सही जा रहे हो बेटा। विराज, तुषार, स्नेहा, बहुत सही। संदीप, तुषार एनसीएलटी नहीं है बेटा, 270 से 365 गलत, एनसीएलटी नहीं है। वाइंडिंग अप तुषार सही है। अनिल, बहुत सही, सही जा रहे हो, शानदार बेटा नुपुर। सो दिस इज वाइंडिंग अप, बहुत बढ़िया। उसके बाद में आप मुझे बताइए सेक्शन नंबर 196 से लेके 205 कौन सा है? फिर मुझे आप मेंशन कीजिए कि सेक्शन नंबर 394 395 किसका है? फिर मुझे बताइए कि 407 से लेके 434 कौन सा है? 407 से लेके 434, ये तीन चैप्टर बताइए। टू 196 से 205, बहुत सही। मैनेजरल पर्सन एंड इज रेम्यूनरेशन। 394 395, बहुत सही बेटा नुपुर। गवर्नमेंट कंपनी, बहुत सही विराज, बहुत सही शिवानी। उसके बाद में 407 से लेके 434, दिस इज 407 से लेके 434। कोई नहीं बोल रहा है, नालायक लोगो। एनसीएलटी, बहुत सही नुपुर बेटा। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल्स, बहुत अच्छा बेटा विराज, स्नेहा, शिवानी। जितने लोग रिप्लाई कर रहे हैं बहुत सही। आपको आई गेस चैप्टर नाम याद होंगे। जितने लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो उनका मैं क्या बोलूं जीवन के अंदर, मतलब मौन व्रत धारण कर चुके हो तुम। मौन व्रत धारण ही कर चुके हो तो इस दुनिया में क्यों जी रहे हो? हिमालय पे धार लो जीवन के अंदर, है ना। हिमालय में कुछ अच्छा तो भी हो जाएगा, एक निर्वाण निर्वाण मोक्ष वोक्ष मिल जाए किसी को तो आगे बढ़ते, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, तो एटलीस्ट आपको चैप्टर याद है। अब मैं आपको यह बताऊं कि पिछले 1-2 दिन में मैंने आपके साथ क्या किया है।
पिछले एक दो दिन में मैंने मैनेजरियल पर्सन एंड रेम्यूनरेशन इस चैप्टर के कई सारे सेक्शंस को खत्म कर दिया है. आगे अभी अगर मैं सेक्शंस बताऊं तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा. सेक्शन नंबर 196, पहले तो देखो मैनेजरियल पर्सन एंड इज रेम्यूनरेशन, ये बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला पार्ट है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और उनके अपॉइंटमेंट. दूसरा पार्ट है रेम्यूनरेशन एंड कंपेंसेशन. और तीसरा पार्ट है वोल टाइम की मैनेजरियल पर्सन, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का सेक्शन नंबर 196 हमारा हो चुका है. 197 का हमने थोड़ा सा क्रॉस रेफरेंस लिया है फॉर द पर्पज ऑफ रेम्यूनरेशन. अब इसको थोड़ा सा याद रखना, ये सेक्शन अभी अभी याद हो जाएंगे इमीडिएटली. 196 तो आपको याद है, ये भी याद हो जाएंगे, जस्ट ध्यान रखिए थोड़ा सा. 197 के रेम्यूनरेशन के लिए 198 में नेट प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन ये आप फाउंडेशन से करते आ रहे हो, या फाउंडेशन से करते आ रहे हो सेक्शन नंबर 198 का नेट प्रॉफिट. ये भी एक सेक्शन है जो मैं होमवर्क में देता हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट जो आप बचपन से करते आ रहे हो 55 तक के, ठीक है. मतलब इसमें अंदर नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना, पीएनएल कैसे बनाना, ये बताना पड़ गया तो बेटा बहुत बड़ी बात हो जाएगी. फिर उसके बाद में 199 में अगर आप एक्सेस रेम्यूनरेशन देते हो तो उसका रिफंड है, ज्यादा रेम्यूनरेशन दे दिया तो कभी रिफंड है. और 200 के अंदर मैक्सिमम लिमिट ऑन रेम्यूनरेशन है, मैक्सिमम लिमिट ऑन रेम्यूनरेशन है, ठीक है. फिर 201 में सीजी अप्रूवल है, जो सिर्फ 196 के केस में लगता है. सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में 201 में सीजी अप्रूवल लगता है ना. आप बोलोगे सर कल तो सर आपने 203 में भी 201 बोला C1 के अंदर, और अभी बोल रहे हो 201 से 196 में लगता है. कैसी बातें करते हो सर, बड़ा दोगलापन है. मैं मेंशन करना चाहूंगा कि हमने 201 सिर्फ 196 में देखा है, और 196 हम 203 में देख रहे थे, इसलिए 201 वहां पे आया था. बिकॉज 196 203 में आ रहा था, इसलिए 201 भी वहां पे आया. बट 201 स्पेसिफिकली 196 के लिए बनाया गया है. एक मतलब 201 जैसे हीर बना है रांझा के लिए, हीर रांझा, हाँ हीर रांझा ही है ना, हाँ लैला बनी है मजनू के लिए, वैसे 201 बना है 196 के लिए. पर 196 203 में आता है, इसलिए 201 भी वहां पे आएगा, ठीक है. मतलब हीर बना है रांझा के लिए, पर अगर हीर बनी है रांझा के लिए, पर अगर रांझा किसी और के लिए बना है तो ऐसा वाला केस. तो यहां पे वोल टाइम की मैनेजर पर्सन, तो ये 201. फिर 202 में कंपेंसेशन है फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, कंपेंसेशन है फॉर लॉस ऑफ ऑफिस. क्लियर है. तो इतने सेक्शंस हमारे फिलहाल बाकी है, हमारा सिर्फ रेम्यूनरेशन वाला एरिया बाकी है, बाकी पूरा हो गया. रेम्यूनरेशन के 5 सेक्शन हमारे बाकी है. वोल टाइम की मैनेजर पर्सन में हमने 203 देख लिया, WT KMP. हमने 204 देख लिया, सेक्रेटरियल ऑडिट, कंपनी सेक्रेटरियल ऑडिट. एंड 205 देख लिया, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी. उसमें भी 198 आपको क्या कहते हैं उसको, होमवर्क है. 199 200 एक छोटू छोटू सेक्शन है. मेन जो सिर्फ 2 बड़े सेक्शन अब इस चैप्टर से बाकी है वो है 197 एंड 202. 197 202 आपका हो गया तो आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. बाकी तो छोटे छोटे, मतलब 199 200 तो 197 के साथ ही पढ़ाने पड़ते हैं. सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजरियल पर्सन एंड हिज रेम्यूनरेशन. बस ये बीच के याद करना, बाकी सब तो आपके हो चुके हैं, ठीक है. किसी को चाहिए तो ये लिख के रखिए, गो फॉर इट फास्ट.
लिखना हो जाए राइटिंग डन बोल दीजिएगा, आगे बढ़ जाएंगे। चलो डन एवरीबॉडी। तो ये चीज को बड़ा अच्छे से तरीके से याद रखिएगा। ये हो गया मैनेजर पर्सन एंड हिज रेम्यूनरेशन का कंटेंट, ठीक है। अब इसमें से सिर्फ रेम्यूनरेशन वाला एरिया बाकी है, बाकी सब कुछ मैंने फिनिश अप कर दिया है। नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड कि हम हमारे अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन चैप्टर के अंदर वापस जाए और अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन के सेक्शंस हम देखना शुरू कर दे, ठीक है। इसके एडिशन में हमारे और कितने सेक्शन है वो भी थोड़ा ब्रीफ में मैं बोल दूं कितने हुए हैं। इसके एडिशन में 160 हमको याद है, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इसके एडिशन में हमको याद है सेक्शन नंबर 161 सब सेक्शन नंबर 4 कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। 169 दैट इज रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, है ना, ये भी तो क्रॉस रेफरेंस में हुए हैं। 2 सबसेक्शन 34 डायरेक्टर का डेफिनेशन। 2 सबसेक्शन 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का डेफिनेशन। 149 दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिविजुअल टू बी डायरेक्टर, है ना। इतने सेक्शंस हमारे ऑलरेडी याद है हमको, है ना। चलो आज हम जाने वाले हैं बोर्ड मीटिंग के अंदर और आज हम देखने वाले हैं कि भाई साहब किस प्रकार हमको आगे बढ़ना है रिगार्डिंग डायरेक्टर्स, ठीक है। तो पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा, कॉन्सोलिडेट कीजिएगा डबल ट्रिपल, लेट्स गो। सो आ जाइए। आज हम सबसे पहले तो बोर्ड मीटिंग चैप्टर के अंदर जाने वाले हैं ऑन सेक्शन नंबर 149 और सेक्शन नंबर 149 ये बहुत बड़ा सेक्शन है। हाँ पहले ये बोल दूं मैनेजर पर्सन रेम्यूनरेशन के अब जितने भी सेक्शंस बाकी है वो अब सीधा कंपनी लॉ के एंड में लिए जाएंगे, बिकॉज अब जो कंटेंट बाकी है वो खतरे से खाली नहीं है, वो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, वो थोड़ा सा टफ दिल बनाने के बाद पत्थर का दिल जब मैं तुम्हारा बना दूंगा उसके बाद में वो सेक्शन तुम्हारे दिल में डाले जा सकते हैं। तो अब रेम्यूनरेशन के सभी सेक्शन लास्ट लेक्चर में होंगे, लास्ट नहीं लास्ट टू लास्ट मतलब आसपास के एंड के लेक्चर्स के अंदर हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। चलो आज हम शुरू करने वाले हैं सेक्शन नंबर 149 के साथ में अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन चैप्टर के अंदर हम घुस रहे हैं और नियरली अभी जो डिस्कशन चलेगा अगले 1-2-3 लेक्चर्स तक के वो अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन का ही चलेगा, ठीक है। हाँ पर इस अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन में क्रॉस रेफरेंस में जितने सेक्शंस हमको लगते हैं वो सब के सब हम यहां पे कवर करने की कोशिश करेंगे। 149 भी नहीं, रादर टुडे आई विल से कि आई विल गो विद द क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। 149 भी नहीं, वी विल गो विद द क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, जो है सेक्शन नंबर 164। जो है सेक्शन नंबर कौन सा बोले एक बार 164। क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि भैया टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह क्या होता है। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन के सेक्शन के ऊपर आ जाओ। मैं आपको पेज नंबर कोट करता हूं। ओके सो सेक्शन नंबर है 164 क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर्स। यूनिट नंबर 4 है और पेज नंबर है आपका 1.91 पेज नंबर के ऊपर अगर आप आ जाओगे तो आपको क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स ये दिख जाएगा एंड क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स के साथ में हम आगे बढ़ना शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सोलेट करना डबल ट्रिपल तो जाके समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। सो एवरीबॉडी प्लीज फोकस। पहली चीज तो मैं आपको यह मेंशन करना चाहूंगा कि क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स के सेक्शन की लेंथ देख लेना कितनी है। पेज नंबर 1.91 से लेके आप अगर शुरू हो गए तो आप जाके खत्म होंगे पेज नंबर 1.107 पे। 91 से शुरू करके 1.107 मतलब नियरली 17 पेजेस का सिर्फ एक सेक्शन है, 17 पेजेस का ओनली वन सेक्शन। तो सेक्शन की लेंथ पर से तो आप समझ गए होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है।
और इंस्टीट्यूट का कितना हॉट फेवरेट है और क्यों इसको इस प्रकार दर्शन सर ने दिया है। तो आज हम ट्राई करेंगे कि पूरा 164 आज के लेक्चर में कंप्लीट होने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली मुझे रेगुलर बैच के अंदर इसके लिए 2.5 लेक्चर लग जाता है, पूरा का पूरा 2.5 लेक्चर, 3.5 घंटे के 2.5 लेक्चर्स के सिवाय ये सेक्शन कंप्लीट नहीं होता। क्योंकि ऐसा नहीं है बच्चों कि हम 164 जब पढ़ रहे हैं तो सिर्फ सेक्शन नंबर 164 पढ़ रहे हैं। मैंने जैसे आपको पहले भी बोला है कि ऐसा नहीं होता है हमारे केस में कि हम एक ही सेक्शन पढ़ते हैं। अभी आपने 196-203 देखा तो आपको समझ में आया होगा कि मैं एक ही सेक्शन से पढ़ा नहीं सकता हूं, क्योंकि वो सही भी नहीं है, वो गलत है। तो हमको 164 के साथ में और भी सेक्शंस पढ़ना जरूरी है। सो शुरू करते हैं बिना किसी समय को जाया किए। मुझे पूरा ध्यान सिर्फ बोर्ड के ऊपर चाहिए तो जाके समझ में आएगा। सबसे पहला सवाल यह पैदा होता है कि कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर्स के क्वालिफिकेशन के लिए क्या कुछ बोला गया है कि कौन सा बंदा डायरेक्टर बन सकता है। क्या एजुकेटेड बंदा ही डायरेक्टर बन सकता है? क्या सीए किया हुआ बंदा ही डायरेक्टर बन सकता है? क्या आईआईएम का एमबीए डायरेक्टर बन सकता है? क्या एमपीएससी यूपीएससी पास आउट एक्स रिटायर्ड ऑफिसर ही डायरेक्टर बन सकते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर की, तो क्वालिफिकेशंस के बारे में कंपनीज एक्ट इज टोटली साइलेंट कि डायरेक्टर कौन होना चाहिए। इसके बारे में कंपनीज एक्ट पूरे तरीके से शांत है। कंपनीज एक्ट बोलता है 4th पास आदमी है उसको भी आप डायरेक्टर बनाओ, पढ़ा लिखा भी नहीं है, अंगूठा छापे है, ऐसा भी है तो भी आप उसको डायरेक्टर बना सकते हो। कंपनीज एक्ट इसके बारे में कुछ नहीं बोलता। हां, पर कंपनीज एक्ट यह जरूर बोलता है कि आपने किसको डायरेक्टर नहीं बनाना चाहिए। और कंपनीज एक्ट बोलता है अनएजुकेटेड इनएक्सपीरियंस पर्सन भी डायरेक्टर बन सकता है, पर कंपनीज एक्ट बोलता है कि आपने किसको डायरेक्टर बनाना नहीं चाहिए, और उसका लिस्ट सेक्शन नंबर 164 में दिया हुआ है। सेक्शन नंबर 164 में इन्होंने निगेटिव लिस्ट दिया कि भैया डायरेक्टर आप किसी को भी बनाओ, सिर्फ ये 5-10 लोगों को मत बनाओ, ये 5-10 लोगों को मत बनाओ। और अगर ये 5-10 लोग 164 में डिस्क्वालिफाइड है और डायरेक्टर है ऑलरेडी, तो उनको 167 में वैकेट करवा लो। तो मैं साथ साथ में कवर कर रहा हूं एक और सेक्शन जो है 167। तो पहले 164 का स्ट्रक्चर जानते हैं, फिर 167 का भी जानेंगे। 164 में सबसे पहले सेक्शन नंबर 164 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए से लेके आए, यह है इंडिविजुअल डिफॉल्ट डिस्क्वालिफिकेशन। 164 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए एंड बी एंड 164 सबसेक्शन 3। 164 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए से लेके आए इज ए इंडिविजुअल डिफॉल्ट डिस्क्वालिफिकेशन। 164 2 ए एंड बी इज ए कंपनी डिफॉल्ट डिस्क्वालिफिकेशन एंड 164 सबसेक्शन 3 इज अ additional disqualifications for the private company and appeals you can say. So 164 subsection 1 ए से आई में इंडिविजुअल डिफॉल्ट डिस्क्वालिफिकेशन है कि बंदे की खुद की गलती रही या बंदा पर्सनली कहीं फंस गया है तो वो डिस्क्वालिफाई होगा 164(1) में। जैसे बंदा अनसाउंड हो गया, तो अनसाउंड हो गया तो वो इंडिविजुअल तकलीफ है उसकी, सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कंपनी की तकलीफ नहीं है। तो बंदा अगर अनसाउंड हो गया, इंडिविजुअल तकलीफ है, इंडिविजुअल डिफॉल्ट डिस्क्वालिफिकेशन। 164(2) ए और बी में कि भैया कंपनी में कुछ गलत हो गया, कंपनी के साथ कुछ बेड़ागर हो गया, तो कंपनी के सभी डायरेक्टर्स की वाट लगेगी 164(2) में। और 164(3) कि एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन अगर प्राइवेट कंपनी देना चाहती है तो दे, प्राइवेट कंपनी का खुद का पैसा है, वो किसको रखना चाहे किसको नहीं रखना चाहिए उसके लिए उनके हाथ में पावर 164(3) में दिया है। पर मैं आपको सिर्फ 164 नहीं पढ़ाने वाला, एक सेक्शन तो सिर्फ एक सेक्शन तो कभी पढ़ा ही नहीं जीवन में अपन ने। तो 167 वैकेशन ऑफ ऑफिस, ये सेक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 164 है, पर आपका 167 का मैक्सिमम डिस्कशन 164 में हो जाएगा, इसलिए बुक में इसकी लेंथ थोड़ी कंपैरेटिवली 164 के कम है। नॉर्मल सेक्शन के कंपैरिजन में ज्यादा ही है, पर बुक में 164 के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि 167 का मैक्सिमम डिस्कशन 164 में हो जाएगा। अब सवाल उठता है सर 164 में डिस्क्वालिफिकेशन, 167 में वैकेशन, क्या चंपत, क्या आग लग गई पीछे जीवन में? क्यों क्यों ऐसे सर कर रहा है जीवन में? बोल, क्या बोलना सर? ये ऐसा क्यों सर जीवन में कि डिस्क्वालिफिकेशन के लिए 164 सर, वैकेशन के लिए 167 सर? एक ही सेक्शन बनाते, एक ही सेक्शन में खत्म करते सर, दो सेक्शन क्यों बनाए जीवन के अंदर? 10 साल से तेरे को समझा रहा हूं, जीवन में तेरे दिमाग में तो कभी घुसा नहीं, फिर भी सुन ले एक बार वापस से। सेक्शन नंबर 164 के अंदर अगर मैं आपको मेंशन करूं तो 164 इज अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन, कि कोई बंदा डायरेक्टर बनने जा रहा है तो बनने के पहले अगर वो 164 में फंसता है, बनने के पहले 164 में फंसता है तो वो डायरेक्टर बन ही नहीं सकता। दिस इज अ प्री टेस्ट, दिस इज अ प्री टेस्ट कि पहले चेक कर लो कि डायरेक्टर बनने के पहले आप इसमें फंस रहे हो क्या, और फंस रहे हो तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। समझ में आ रहा? एंड 167
ये डायरेक्टर बनने के बाद वाली पोजीशन है चंपत, डायरेक्टर बनने के बाद वाली। मतलब चंपत अगर तू डायरेक्टर बन गया और फिर तू 164 में फंसा, 164 की किसी क्लॉज में फंसा चंपत कि तू डायरेक्टर बन गया बाद में अनसाउंड बना, वैसे अनसाउंड तो चंपत तू पहले से है। सर क्या मजाक कर रहा हूं, मैं मार दूंगा सर। तो मेरे को मारेगा जीवन के अंदर, पागलों के जीवन में, इसलिए मैं तेरे को अनसाउंड बोलता हूं, नालायक। सो अगर तू अनसाउंड हो गया नालायक, तो अगर तू अनसाउंड हो गया तो ऐसे सिचुएशन में तो 164 और तू डायरेक्टर है ऑलरेडी, तो तू 164 में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और फिर 167 में वैकेट करेगा क्योंकि तू ऑलरेडी डायरेक्टर है। सर आज तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, मेरे को अनसाउंड बोल के, मैं इसके बाद कभी नहीं आऊंगा तुम्हारे पास। मेरे को मालूम है तू कब आएगा कब नहीं आएगा, बाय। सो बेटा ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना कि मेरे थोड़ा सा क्या चंपत को थोड़ा संभाल लेना पड़ता है, थोड़ा सेंटी हो जाता है जीवन में कभी कभी, ठीक है। सो ऐसा अगर तुम डायरेक्टर हो, कोई भी बंदा अगर ऑलरेडी कंपनी में डायरेक्टर है फिर वो 164 में फंसता है, डिस्क्वालिफिकेशन लेता है, तो 164 के थ्रू 167 में वैकेट करेगा। मतलब डायरेक्टर बनने के बाद अगर वैकेट करना है तो 167, डायरेक्टर बनने के पहले प्री टेस्ट करना है तो 164। ये लॉजिक आपने याद रखना है, क्लियर है। अब अगर सर आप दोनों दोनों सेक्शन एक साथ पढ़ाने वाले हो, अब चंपत तो भाग गया इसने, मैं ही खुद से पूछ रहा हूं, सर आप दोनों दोनों सेक्शन एक साथ पढ़ाने वाले हो? सर यस बेटा दोनों सेक्शन एक साथ होंगे, पर हमारा थीम लाइन सेक्शन 164 रहेगा, 167 वहां वहां घुसता रहेगा जहां जरूरत है, फिर एक बार पूरा 164 हो गया तो 167 भी खत्म कर देंगे, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये अपन पिछले 5-10 साल से करते आ रहे हैं, तो आप टेंशन मत लो, मेरे को मालूम है कहां से कैसे कैसे आपको लेके जाना है। 167 को आप डिवाइड कर लो 4 पार्ट्स के अंदर, दैट इज सबसेक्शन 1 क्लॉज ए से लेके एच। सा आ गया तू जीवन में वापस, अभी तो गया था, मेरे को लगा गया जान छुट्टी लाखों पाए, वापस आ गया तू। सर मैं आपको छोड़ के जा सकता हूं कभी भी, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, 10 साल से यही हूं और 10 साल सीए फाइनल लॉ पढ़ा, मैं और 10 साल आऊंगा जीवन में। बेटा सीए फाइनल लॉ रहा ही नहीं तू कहा 10 साल में आएगा ठीक है पूछ ले अब जो आया है उसके लिए। सर मैं ये पूछना चाहता हूं, इधर सर 164 सबसेक्शन 1 ए से आए, ए से आए सर, ए से आए सर, ए से आए, और इधर सर 167 सबसेक्शन 1 ए से एच, सर ए से एच और ए से आई में सिर्फ एक क्लॉज का डिफरेंस है सर। सर क्या यहाँ पे ए से आई और ए से एच सेम है सर? ए से आई सर और ए से एच सेम है सर? नालायक चंपत, ए से आई और ए से एच सेम नहीं है, मैं आपको फ्रैंकली बोलूं, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है, पहले तो ये ए से एच ही था, आई क्लॉज तो अभी ऐड हुआ, इधर भी ए से एच था और इधर भी ए से एच था, तो बच्चे सोचते थे इधर का ए से एच, ए टू क्लॉज एच, एंड यहां पे क्लॉज ए टू क्लॉज एच ये सेम है। नहीं बेटा मैं आपको फ्रैंकली बोलूं तो पूरा का पूरा 164, पूरा का पूरा 164 ये 167 सबसेक्शन 1 का सिर्फ क्लॉज ए है। सर मतलब ये छोड़ के और 7 क्लॉजेस है उसमें? यस बेटा, केसेस ऑफ वैकेशन में सभी कंपनीज एक्ट, पूरे कंपनीज एक्ट के केसेस ऑफ वैकेशन आते हैं, पूरे कंपनीज एक्ट के केसेस ऑफ वैकेशन, जैसे रिमूवल, रेजिग्नेशन, ये भी तो आना चाहिए ना, हाँ है ना, और भी केसेस ऑफ वैकेशन आएंगे, तो वो सब आते हैं, उसमें से एक केस है 164 का डिस्क्वालिफिकेशन, क्लियर है, क्योंकि इसमें सभी केसेस ऑफ वैकेशन आते हैं। फिर आता है दिस इज 167 सबसेक्शन 2, अगर आप वैकेट नहीं करते तो क्या पेनल्टी है, 167 3 सभी डायरेक्टर्स अगर वैकेट करते हैं तो क्या होगा, एंड 167 4 प्राइवेट कंपनी एडिशनल केसेस ऑफ वैकेशन। सो केसेस ऑफ वैकेशन, पेनल्टीज, वैकेशन ऑफ द ऑफिस बाय ऑल डायरेक्टर्स एंड एडिशनल केसेस ऑफ वैकेशन, प्राइवेट कंपनी के एडिशनल केसेस ऑफ वैकेशन। ये आपका स्ट्रक्चर है सेक्शन नंबर 164 एंड 167 का, ठीक है। ये पेनल्टी क्यों है 167 की, क्योंकि आप वैकेट नहीं कर रहे हो, तो 167 में सभी डायरेक्टर ऑफिस अगर वैकेट कर देंगे तो क्या होगा, 164-74 में प्राइवेट कंपनी एडिशनल केसेस ऑफ वैकेशन। अब मैं चाहूंगा ये स्ट्रक्चर आपके शायद बुक में नहीं है, कृपया आप इसको लिख के रखिए 164 के आसपास, गो फॉर इट फास्ट। समझ में आया क्या मुझे जरूर बताइए, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर बोला है।
लिखना हो जाए डन कर दीजिएगा प्लीज। लिखना हो गया सबका? श्योर, डन एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया। सो अगर आपका अब लिखना हो चुका है सबका सबका, ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। रेडी, लेट्स गो। अब मैं शुरू कर रहा हूं भाई साहब डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर से, और डिस्क्वालिफिकेशन में अभी हम शुरू करने वाले हैं सबसे पहले 164 1A से आए। मैं बोल रहा हूं थीम सेक्शन 164 और 167 बीच बीच में आता जाएगा, ठीक है। सो 167 के लिए भी रेडी रहना, ऐसा मत करना कि हम सिर्फ 164 पढ़ रहे हैं, उसका मेंटालिटी मत बना के बैठना। रेडी, मैं आपके नोट्स के थ्रू ही जा रहा हूं। We are starting with 164 subsection number 1. 164 subsection number 1. If a person is of unsound mind, unsound mind का पर्सन है, unsound mind तो आपको ऑलरेडी पता होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सीए फाउंडेशन में, जीवन में तुमने ये सुना है। सुना क्या है, कुछ कई बार जीवन में एक आधी बार थोड़ा बहुत महसूस भी कर लिया होगा। आया ना, हर एक इंसान जीवन में कभी ना कभी पागलपन करता है। एक तो पार्टी में पागलपन करता है, गणपति डांस में पागलपन करता है ना। तो अनसाउंड माइंड, अनसाउंडनेस तीन टाइप के होते हैं। पहला इज ल्यूनेटिक, जिसको दौरे पड़ते हैं। दूसरा इज इडियट, जो परमानेंट अनसाउंड होता है। और तीसरा ड्रंकन इंटॉक्सिकेटेड, पी पुआ के अनसाउंडनेस क्रिएट होता है। पी पुआ के, लगे लगे तुमको थोड़ा सा फेमिलियर ना ना, ठीक है, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। सो क्लॉज ए इज अनसाउंड माइंड। क्लॉज बी, इफ ही इज अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। हाय 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 हाय, जीवन में अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, इसके पहले मैंने कहीं तो भी सुना हुआ सा लग रहा है। हाय 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 हाय, कहीं आपको सुना सुना सा लग रहा है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, इसके पहले थोड़ा सा
कहीं हमने 196 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सबसेक्शन 3 के अंदर तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं सुना था? हाँ, एग्जीक्यूटिव मतलब बंदा अगर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है या एडजस्ट इंसॉल्वेंट है तो जीवन भर के लिए वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बन सकता। याद है, उस क्लॉज को थोड़ा पकड़े रखना, आपके बड़े काम में आएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अनसाउंड माइंड का डिक्लेरेशन कंपिटेंट कोर्ट ने देना जरूरी है, कंपिटेंट कोर्ट ने डिक्लेयर करना जरूरी है कि वो अनसाउंड है। अब आते हैं अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट क्लॉज बी एंड क्लॉज सी भी इंसॉल्वेंसी के ही बारे में है। सो ही हैज अप्लाइड फॉर एडजुडिकेशन एज इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग। बंदे ने खुद ने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया है और उसका एप्लीकेशन पेंडिंग है। ठीक है, सो पहला है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और दूसरा है अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट उसने कोर्ट ने उसको डिक्लेयर किया है, कोर्ट डिक्लेयर्ड हिम एज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और अभी भी इंसॉल्वेंसी से डिस्चार्ज नहीं हुआ है। ठीक है, एंड ही हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, मतलब उसने खुद ने एप्लीकेशन किया है एज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, मतलब उसने खुद ने एप्लीकेशन किया कि मुझे इंसॉल्वेंट घोषित करो। कोर्ट ने अभी तक उसको इंसॉल्वेंट घोषित नहीं किया है। तो इस चीज को समझने के लिए नीचे मैंने कुछ 4 केसेस दिए हैं, तो बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। केसेस काफी काम के हैं, तो बोर्ड के ऊपर अच्छे से ध्यान देना। जिनको फर्स्ट चीज में समझ में नहीं आता वो कृपया खास करके ध्यान देना। अनिल जी खास करके ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, लेट्स गो। सबसे पहले, अगर अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट है बाय पर्सन खुद ने अगर एप्लीकेशन किया है एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंसी के लिए, तो उस सिचुएशन में और बाद में कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि हां यू आर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब बंदे ने खुद ने अप्लाई किया था एप्लीकेशन बाय सेल्फ एंड कोर्ट ने बाद में डिक्लेयर कर दिया अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। तो सवाल उठता है कि ड्यूरिंग दिस फेज, जब से उसने अप्लाई किया से लेके जब तक कोर्ट ने डिक्लेयर नहीं किया, उस वक्त वो सॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट है, क्वालिफाइड है, डिस्क्वालिफाइड है क्या? तो उस वक्त वो डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा क्लॉज सी के अंदर, क्योंकि क्लॉज सी बोलता है ही हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट एंड क्लॉज सी इज अ पार्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। हम डिस्क्वालिफिकेशन के पार्ट्स पढ़ रहे हैं ना, तो क्लॉज सी बोलता है अप्लाई किया अगर आपने इंसॉल्वेंसी के लिए तो आप डिस्क्वालिफाइड हो, और इसलिए यहां डिस्क्वालिफाई हो जाएगा फॉर एनईडी, और एनईडी के लिए डिस्क्वालिफाई होगा तो ईडी भी तो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाई होगा। याद है मैंने आपको एनईडी ईडी के डिफरेंस के वक्त ही ये बताया था 164 का एग्जांपल, कि 164 एनईडी को ध्यान में रखते हुए बनाया है, पर वो ईडी को ऑटोमेटिकली लग जाता है। ये मैंने बताया था ना, ईडी को ऑटोमेटिकली लग जाएगा करके, ये सुनो याद है सबको? हाँ है ना, सो ऑटोमेटिकली लग जाएगा साला। ठीक है, मतलब ये चीज को याद रखना। सो एनईडी के लिए एप्लीकेबल होता है, सो एनईडी इज ए डिस्क्वालिफाइड, और अगर वो एनईडी नहीं बन सकता तो ईडी भी नहीं बन सकता, ईडी भी नहीं बनेगा। एज ए एप्लीकेशन फॉर इंसॉल्वेंसी टू मेक हिम डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एनईडी, सो ही कैन नॉट बी ईडी ऑल्सो, वो ईडी भी नहीं बन पाएगा, ये चीज को याद रखना। फिर उसके बाद में कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया है। आगे जाके कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंसी से डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज कर दिया मतलब कोर्ट ने बोल दिया चल अभी सॉल्वेंट है, असेट लायबिलिटीज पे ऑफ हो चुके हैं, अभी बंदे के ऊपर कोई बर्डन नहीं है, सब सेटल हो चुका है, अब वो बंदा सॉल्वेंट है। तो जब से कोर्ट ने डिक्लेयर किया इंसॉल्वेंट जब से कोर्ट ने डिक्लेयर किया सॉल्वेंट, उस पीरियड में ही विल आल्सो बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग एनईडी अंडर क्लॉज बी। क्लॉज बी के अंदर, क्लॉज बी बोलता है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, तो एनईडी के लिए वो डिस्क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, एनईडी के लिए डिस्क्वालिफाई हो जाएगा, डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग एनईडी अंडर क्लॉज बी अंडर सेक्शन 164। पर ईडी के लिए तो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि जीवन में एक बार भी अगर आप कोर्ट के थ्रू अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट घोषित हुए हो, एक बार भी अगर आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट घोषित हुए हो कोर्ट के थ्रू, तो आप लाइफ टाइम के लिए ईडी नहीं बन सकते। अगर आपको याद आ रहा होगा तो लाइफ टाइम के लिए यू आर डिस्क्वालिफाइड। दिस इज कंबाइंड इंटरप्रिटेशन ऑफ 196 प्लस 164, और ये पूरे सेक्शन में सिर्फ 167 नहीं 196 भी क्रॉस रेफरेंस में आने वाला है, तो रेडी रहिएगा। ठीक है, सो दिस कंबाइंड रीडिंग ऑफ 196 विद 164। फिर बाद में डिस्चार्ज हो गया इंसॉल्वेंसी से, तो डिस्चार्ज हो गया इंसॉल्वेंसी से तो वो क्वालिफाइड एनईडी के लिए वापस से क्वालिफाई हो सकता है, पर ईडी के लिए वापस से क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि एक बार जो लाइफ में इंसॉल्वेंट घोषित हो गया, लाइफ टाइम के लिए वो ईडी नहीं बन पाएगा। तो ईडी के लिए इज डिस्क्वालिफाइड फॉर लाइफ टाइम, बट एनईडी वापस बन सकता है जैसे ही सॉल्वेंट हो गया। ये है केस नंबर 1। मार्किंग करने के लिए समय दूंगा, डोंट वरी, और छोटी छोटी मार्किंग आप साथ साथ भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, केस नंबर 2, अप्लाइड टू बी एडजस्ड एज इंसॉल्वेंट, बंदा ने खुद ने अप्लाई किया, बट बाद में कोर्ट ने बोला अभी ये इंसॉल्वेंट नहीं है, पूरा सॉल्वेंट है, सिर्फ भागने की कोशिश कर रहा है। उसने खुद ने अप्लाई किया, बोले मुझे इंसॉल्वेंट घोषित करो, कोर्ट बोले कुछ इंसॉल्वेंट नहीं, पूरा पैसा है तेरे पास, चल पे कर, ये सॉल्वेंट बंदा है। तो ऐसे केस में फिर भी बंदा क्लॉज सी में डिस्क्वालिफाइड होगा, क्योंकि एप्लीकेशन खुद ने किया है, तो बंदा क्लॉज सी में डिस्क्वालिफाइड होगा, एनईडी नहीं बन पाएगा तो ईडी भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर इंसॉल्वेंसी उसने खुद किया है, तो एनईडी नहीं तो ईडी भी नहीं बन पाएगा। और कोर्ट ने सॉल्वेंट घोषित कर दिया तो एनईडी भी बन जाएगा वापस से, ईडी भी बन जाएगा, दोनों के अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
ठीक है, अनलेस एंड अनटिल, अगर यहां पे 160 याद है 196(3) में एक क्लॉज था, क्रेडिटर के साथ कंपोजिशन किया है, क्रेडिटर के साथ कंपोजिशन किया है, तो बंदा भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तो यहां हो सकता है कि उसने एप्लीकेशन फॉर इंसॉल्वेंसी किया और क्रेडिटर के साथ अगर कंपोजिशन किया, तो ऐसा हो सकता है कि एप्लीकेशन फॉर इंसॉल्वेंसी किया, कोर्ट भले ही उसको छोड़ दे, कोर्ट भले ही उसको छोड़ दे कि सॉल्वेंट है, पर अगर क्रेडिटर के साथ उसने कंपोजिशन किया है तो हो सकता है वो ईडी के लिए लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई हो जाए, पर तभी जब क्रेडिटर के साथ कंपोजिशन किया है। ऑन द बेसिस ऑफ इंसॉल्वेंसी वो एनईडी ईडी दोनों के लिए क्वालिफाइड है। मैं वापस से एक बार ये केस को बोलना चाहूंगा जिनको नहीं समझा उनके लिए, कि भैया अप्लाई किया था खुद ने तो क्लॉज सी में डिस्क्वालीफाई हुआ, कोर्ट ने उसको छोड़ दिया, बोले कुछ इंसॉल्वेंट नहीं है, बंदा पूरा सॉल्वेंट है, कोर्ट ने छोड़ दिया, तो एनईडी भी बन सकता है, ईडी भी बन सकता है। पर उसने खुद ने अप्लाई किया है इंसॉल्वेंसी के लिए, तो एक डाउट आता है कि क्रेडिटर के साथ कंपोजिशन किया होगा, तो हो सकता है ना, खुद ने अप्लाई किया इंसॉल्वेंसी के लिए, तो हो सकता है क्रेडिटर को उल्लू बना रहा हो जीवन के अंदर, है ना। सो क्रेडिटर के साथ कंपोजिशन किया हो तो यहां पे आपको 196 सबसेक्शन 3 का डिस्क्वालिफिकेशन लगेगा, अगर क्रेडिटर का कंपोजिशन है तो, सेटलमेंट है तो, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है चलो, ये हो गया केस नंबर 2। केस नंबर 3, क्रेडिटर ने अप्लाई किया है इंसॉल्वेंसी के लिए, जैसे आईबीसी के अंदर एफसीओसी नहीं अप्लाई करते, फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑपरेशनल क्रेडिटर, वैसे क्रेडिटर ने अप्लाई किया है इंडिविजुअल के इंसॉल्वेंसी के लिए। यहां हम इंडिविजुअल की बात करें बिकॉज इंडिविजुअल ही डायरेक्टर बन सकता है, तो मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया, एफसीओसी के लिए वहां अप्लाई करते हैं, वैसे ही यहां पे क्रेडिटर ने अप्लाई किया कि बंदे को इंसॉल्वेंट घोषित करो। क्या क्रेडिटर के एप्लीकेशन के ऊपर आप डिस्क्वालीफाई होते हो? नहीं। ठीक है, यू आर क्वालिफाइड फॉर बीइंग एनईडी एज पर 164, पर हां क्रेडिटर ने अप्लाई किया तो हो सकता है आपने उसके साथ सेटलमेंट या कंपोजिशन किया होगा, तो यू माइट बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग ईडी। कंफर्म नहीं है, अगर कंपोजिशन किया होगा तो आप डिस्क्वालिफाई हो सकते हो क्योंकि क्रेडिटर ने अप्लाई किया है। सो एनईडी के लिए तो आप क्वालिफाइड हो, एनईडी आप बन सकते हो, बट ईडी मुश्किल है क्योंकि हो सकता है क्रेडिटर का कंपोजिशन है। ये डिपेंड है आंसर, दिस इज सब्जेक्टिव आंसर, डिपेंड ऑन क्रेडिटर के साथ कंपोजिशन है क्या। ऐसा भी हो सकता है क्रेडिटर फालतू में अप्लाई कर रहा हो, क्रेडिटर फालतू में अप्लाई कर रहे हो, इसलिए देखो यहां पे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं डाला है, क्योंकि क्रेडिटर तो पागल है, उसने आपको रॉ मटेरियल घटिया क्वालिटी का सप्लाई किया, एकदम घटिया क्वालिटी का, आपने उसको पैसे नहीं दिया, उसने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर दिया। अब क्या इस वजह से हम डिस्क्वालिफाई होंगे? इसलिए एनईडी अलाउड रखा है, ईडी के लिए कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड है बेटा। ये 196 के अंदर हमने देखा था। कोर्ट ने बाद में डिक्लेयर कर दिया कि नहीं अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अब कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंट तो एनईडी भी गया, ईडी भी गया, लाइफ टाइम के लिए ईडी है, ईडी का तो कुछ नहीं क्योंकि क्लॉज बी आ जाएगा, क्लॉज बी आएगा तो 196 भी आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में डिस्चार्ज हो गया इंसॉल्वेंसी से तो एनईडी बन सकता है, पर ईडी लाइफ टाइम के लिए नहीं बन सकता, ईडी नहीं बन सकता लाइफ टाइम के लिए। सबसे आखिरी केस, अप्लाई किया है एडजुडिकेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी के लिए, अप्लाई किया है कि भैया इंसॉल्वेंट घोषित करो, किसने अप्लाई किया है? क्रेडिटर। तो सेम आंसर रहेगा कि भैया क्वालिफाइड फॉर बीइंग एनईडी, ईडी के लिए डिपेंड की कंपोजिशन क्रेडिटर के साथ किया है क्या? 196 वाला। फिर कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि भैया बंदा सॉल्वेंट है, ये तो फालतूगिरी कर रहा है, बंदा सॉल्वेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, क्रेडिटर मूर्ख है, नालायक है, अभी अप्लाई कर रहा है, बदनामी के लिए अप्लाई कर रहा है, तो कोर्ट ने छोड़ दिया कि भैया सॉल्वेंट है, तो क्वालिफाइड फॉर बीइंग एनईडी एज वेल एज क्वालिफाइड फॉर बीइंग ईडी। ठीक है, और क्वालिफाइड फॉर बीइंग ईडी रहेगा, रीजन बीइंग कि कोर्ट ने सॉल्वेंट घोषित किया है तो हो सकता है क्रेडिटर के साथ कंपोजिशन ना हो, फिर भी अगर ऐसा लगता है कि कंपोजिशन है तो डिस्क्वालिफाइड फॉर लाइफ टाइम, वो भी लिख के रखा है। ठीक है, अल्टीमेटली इंसॉल्वेंसी का अगर मैं आपको सिनॉप्सिस बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूं, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब कोर्ट ने अभी तक सॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया है तो आप डिस्क्वालिफाइड हो एनईडी ईडी दोनों के लिए। डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब आपकी इंसॉल्वेंसी खत्म हो चुकी है, अभी आप सॉल्वेंट हो, तो ऐसे सिचुएशन में और पर्सन क्वालिफाइड फॉर बीइंग एनईडी बट ईडी के लिए डिस्क्वालिफाइड है। तीसरा वाला, अप्लाई टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, आपने एप्लीकेशन किया है इंसॉल्वेंसी के लिए, खुद ने अप्लाई किया है तो डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग एनईडी, और एनईडी नहीं तो ईडी भी नहीं बन सकता। अगर क्रेडिटर ने स्यूड फॉर इंसॉल्वेंसी मतलब क्रेडिटर ने अप्लाई किया है, किसने अप्लाई किया है? क्रेडिटर ने अप्लाई किया है इंसॉल्वेंसी के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्वालिफाइड हो फॉर बीइंग एनईडी बट ईडी डिपेंड करता है कंपोजिशन है या नहीं है। ठीक है, मैं चाहूंगा वापस चाहिए तो 1 मिनट लीजिए, सभी के सभी केसेस प्रॉपरली देख लीजिए, मार्किंग करने हैं आप मार्किंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर समझ लीजिए, मैंने समझाने का काम किया, समझ में आया क्या? कमेंट में जरूर बोलिएगा बच्चों, कमेंट करके बोलिएगा, क्योंकि एक लिस्ट है, पूरा 164 खतरनाक है, आज आपको समझ में आएगा, इसलिए कमेंट करके बोलिएगा।
समझ में आया कि सब जन कमेंट कीजिए कृपया, एवरीबडी। चलो डन एवरीबॉडी, रीड कर लिया। सो यहां पे हमारे 3 क्लॉजेस हो चुके हैं। क्लॉज नंबर ए अनसाउंड माइंड, क्लॉज नंबर बी और सी अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट अप्लाइड टू बी एडजस्टेड एज इंसॉल्वेंट। अब यह अगर आपको खतरनाक लगा तो मैं आपको बोल दूं, अब हम सबसे भयंकर और खतरनाक क्लॉज के ऊपर जा रहे हैं, और इसके अंदर मैं पहले ही बोल दूं हम क्या क्या देखने वाले हैं। दिस इज सेक्शन नंबर 164 subsection 1 clause D, read with section number 167 subsection 1 clause F, read with section number 167 का वैकेशन वाला अमेंडमेंट, मतलब जो भी रेसिडुअल मिसलेनियस पार्ट होगा वो वाला। रेड विथ सेक्शन नंबर 196। ये सिर्फ हम एक क्लॉज की बात कर रहे हैं। बहुत खतरनाक है, बहुत जबरदस्त भी है, समझ में आया तो मजा भी बहुत आएगा। सो खुद को बनाए रखिएगा। मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं आपको प्रिपेयर करना चाहता हूँ, युद्ध आने के पहले प्रिपेयर करना चाहता हूँ कि ऐसा है। थोड़ा सा स्लो जाएंगे सो दैट आपको तकलीफ ना हो। पहले ये क्लॉज मैं पढ़ता हूं, फिर आपने खुद ने मन में पढ़ना। ही हैज बीन कॉन्विक्टेड। कॉन्विक्टेड का मतलब होता है भाई साहब जेल ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुलिस स्टेशन के कस्टडी में हो ना, सेंट्रल जेल में होना चाहिए। सेंट्रल जेल। कॉन्विक्टेड मतलब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, बकायदा यूनिफॉर्म वाला जेल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखा है फिलहाल। हाँ, कॉन्विक्टेड सेंट्रल जेल में होना चाहिए कोर्ट के ऑर्डर के बाद, तो बात है। ही हैज बीन कॉन्विक्टेड, जैसे यरवाड़ा, संजू जी थे ना यरवाड़ा में। सो हैज बीन कॉन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस। एनी ऑफेंस, अब जब बोला है जीवन में एनी ऑफेंस, वेदर इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज। अब जब बोला है एनी ऑफेंस तो यह बोलने की क्या जरूरत है कि इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज। क्या मतलब होता है मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज का? मॉरल टर्पिट्यूड का मतलब कोर्शन। कोर्शन तुमने पढ़ा होगा ना सीए फाउंडेशन में। मॉरल टर्पिट्यूड अदरवाइज मतलब कोर्शन। कोर्शन का मतलब है फिजिकल और मेंटल डैमेज टू एनी पर्सन और इस प्रॉपर्टी। फिजिकल या मेंटल डैमेज किसी भी पर्सन या प्रॉपर्टी को, कोर्शन, ठीक है, इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज एंड मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज एंड सेंटेंस इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में सेंटेंस किया है। सेंटेंस किया है मतलब सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ग्रामर वाला नहीं, सेंटेंस मतलब जेल में डाला गया है इंप्रिजनमेंट के लिए फॉर मिनिमम 6 months, नॉट लेस देन 6 months, मतलब मिनिमम 6 months बोला है। एंड 5 years हैज नॉट लैप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ सच अ सेंटेंस। क्या ड्राफ्टिंग है, वाह क्या ड्राफ्टिंग है। एंड इफ
convicted for any offense and sentenced thereof for 7 years, he shall not be eligible to appointed as director in any company. 7 साल के लिए, यहां तो 6 महीने की ही जेल है, 6 महीने के बाद 5 साल के लिए डिस्क्वालिफाइड है, 6 महीने की अगर आपको जेल हुई तो 5 साल के लिए डिस्क्वालिफाइड है, ठीक है। हालांकि 6 महीने पढ़ के मेरे को 196(3) भी याद आया। 196(3) तो बोलता है भैया 6 महीने की जेल हो गई तो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफाइड है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए। तो यहां तो 5 साल ही बोला है, यहां 5 साल फिर किस लिए बोला है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए बोला है, नॉन एग्जीक्यूटिव बोला है। और 7 साल की जेल हुई तो 7 साल की जेल हुई तो फिर तो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफाइड है। ईडी भी नहीं, ईडी एनईडी भी नहीं। मैं चाहूंगा 1 मिनट लीजिए, इसको गुस्से से पढ़िए, थोड़ा सा गुस्से से पढ़िए, और साइड में मैंने छोटे छोटे 1-2 चार्ट बना के रखे हुए हैं, उसको भी थोड़ा सा देखिए, गुस्से के साथ उसको देखिए। गो फॉर इट फास्ट। मैं बच्चों को बोल दूं कि पावर चला गया है जीवन के अंदर और इंटरनेट एक्सेस भी बंद हो गया है।
इसलिए ये हालत है जीवन में, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। Sure. Okay. So let's go. जुगाड़ करके लेक्चर शुरू किया है,
सो वीडियो क्वालिटी को बिल्कुल भी नजरअंदाज कर देना, बहुत भयंकर वीडियो क्वालिटी आने वाली है। सो प्लीज उसको स्किप कर देना, अदरवाइज हम लेक्चर नहीं ले पाएंगे। और ये ले भी है तो हमें पता नहीं कितनी देर तक चलेगा। ठीक है, जुगाड़ के ऊपर मामला चल रहा है, घर के सब चीजें घर के बंद कर दी है, इंक्लूडिंग फ्रिज। ठीक है, उसके ऊपर लेक्चर चल रहा है, तब जितनी देर हो सकता है कृपया पढ़ लीजिए। मेरे हाथ में ऑप्शन नहीं है, मैं क्या करूं। एंड टुडे इज थर्सडे ऑल्सो, थर्सडे तो मतलब पूना राइट्स होता है। ठीक है, पावर राइट्स होता है। ओके, कोई नहीं। कमेंट्स मेरे को दिख नहीं रहे हैं। कुछ बच्चे कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि एटलीस्ट कमेंट शुरू है क्या। ठीक है, सो आई होप सो आपने ये क्लॉज पढ़ लिया होगा। ठीक है, पढ़ लिया होगा अगर क्लॉज, तो मैं उसको थोड़ा सा समझाना शुरू करता हूं धीरे धीरे, तो आपको समझ में आना शुरू हो जाना चाहिए। रेडी, लेट्स गो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, he has been convicted, मतलब सबसे पहले जेल होना चाहिए, सेंट्रल जेल, फॉर एनी ऑफेंस। अब वर्ड यहां पे यूज किया है एनी ऑफेंस। ठीक है, अब वर्ड यूज किया है एनी ऑफेंस और बाद में बोला है विदर इन्वॉल्विंग मॉरल टप्टिट्यूड और अदरवाइज। मतलब एनी ऑफेंस भी बोला है, फिर बोला है मॉरल टप्टिट्यूड और अदरवाइज। अब इसका क्या सेंस है कि भैया एनी ऑफेंस भी बोल रहे हो, फिर मॉरल टप्टिट्यूड भी बोल रहे हो, और मॉरल टप्टिट्यूड मतलब डैमेज टू अ पर्सन और अ प्रॉपर्टी, और थ्रेट टू डैमेज अ पर्सन और प्रॉपर्टी इज अ मॉरल टप्टिट्यूड। मैंने आपको डैमेज किया, आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज किया, या आपको थ्रेट दिया कि मैं डैमेज करूंगा, तो मॉरल टप्टिट्यूड है। तो अगर एनी ऑफेंस लिखा ही है तो मॉरल टप्टिट्यूड लिखने की जरूरत क्या है? तो इसका क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट ने दिया है। डिपार्टमेंट बोलता है एनी ऑफेंस आप कंपनी लॉस के अंदर कवर करो, एनी ऑफेंस आप सिर्फ कंपनी लॉ का देखो, और मॉरल टप्टिट्यूड आप एनी लॉ का देखो। क्योंकि देखो मॉरल टप्टिट्यूड ये सीवियर ऑफेंस है, पर्सन या प्रॉपर्टी को डैमेज करना है, सीवियर ऑफेंस है। ऐसे कैरेक्टर वाला बंदा हम वैसे भी डायरेक्टर नहीं बना सकते, ऐसे कैरेक्टर वाला वैसे भी डायरेक्टर नहीं बना सकते। सो मॉरल टप्टिट्यूड पर्सन और प्रॉपर्टी का डैमेज एनी लॉ वाला, और एनी ऑफेंस कंपनी लॉ वाला। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी लॉ? तो कंपनी लॉ, मैं कंपनीज एक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल सेक्टर कंपनी लॉ की बात कर रहा हूं। उस हिसाब से कंपनीज एक्ट 2013 इज अ कंपनी लॉ, सेबी 1992 इज अ कंपनी लॉ, सिकरा 1956 इज अ कंपनी लॉ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इज अ कंपनी लॉ, इंश्योरेंस एक्ट 1938 इज अ कंपनी लॉ, आईबीसी 2016 इज ऑल्सो अ कंपनी लॉ, स्पेसिफिकली दैट पोर्शन जो कंपनी से रिलेटेड है। तो एनी ऑफेंस का मतलब यह है कि एनी ऑफेंस अंडर कंपनी लॉ, मॉरल टप्टिट्यूड इन एनी लॉ। ठीक है, और इसमें अगर आपको जेल हुआ है 6 महीने या उससे ज्यादा, तो ऐसे सिचुएशन में यू आर डिस्क्वालिफाइड फॉर 5 इयर्स, यू आर डिस्क्वालिफाइड फॉर 5 इयर्स। आफ्टर जेल, एंड ऑफ जेल से 5 साल तक आप डिस्क्वालिफाइड हो, आफ्टर 5 इयर्स यू आर क्वालिफाइड। बट ये चीज सिर्फ एनईडी के लिए लग रही है। ये चीज सिर्फ किसके लिए लग रही है? बोले एक बार, एनईडी। ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है ना 5 साल का, ये सिर्फ एनईडी के लिए है। अब व्हाट अबाउट ईडी? तो ईडी के केस में तो हमने देखा है, ईडी के केस में कि जेल अगर मोर देन इक्वल टू 6 मंथ्स है तो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ टाइम है, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ टाइम है। तो ईडी के लिए क्या? तो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ टाइम। ये मैंने यहां पे इंटरप्रिटेशन ले लिया। ठीक है, दूसरा, अगर 7 साल की जेल है तो बात सीधी खत्म ही है, एनईडी भी नहीं बन सकता, ईडी भी नहीं बन सकता, और वो लाइफ टाइम के लिए नहीं बन सकता, ना ही एनईडी ना ही ईडी अगर 7 साल, क्योंकि इतना क्रूएल, इतना सीवियर, इतना भयंकर ऑफेंस किया है कि 7 साल की जेल देनी पड़ी, तो लाइफ टाइम के लिए ना ही एनईडी ना ही ईडी। ठीक है, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए। ठीक है, चलो ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना। ये होने के बाद में, अच्छा, इन बिटवीन लाइव स्ट्रीम वालों, तुम्हारा स्ट्रीमिंग क्वालिटी भी थोड़ा सा गिर सकता है। हाँ, मतलब क्योंकि फिलहाल तो आगे 720 दिख रहा होगा, बट जैसे जैसे वोल्टेज या पावर सप्लाई का इशू होगा तो स्ट्रीमिंग क्वालिटी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो सकता है। तो लगे रहना, जब ये हो जाए तो कमेंट करके मुझे बोल देना कि ऐसा ऐसा हो रहा है करके, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दिया तो फिर क्या सेंस है। ठीक है, आगे अब इस चीज को एनईडी ईडी के लिए डिवाइड करने के लिए एक और चार्ट दिया है मैंने। कॉन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एनी ऑफेंस, दैट इज इंप्रिजनमेंट, इंप्रिजनमेंट लेस देन 6 मंथ्स, इंप्रिजनमेंट 6 मंथ्स टू 7 इयर्स, एंड इंप्रिजनमेंट मोर देन 7 इयर्स। इंप्रिजनमेंट लेस देन 6 मंथ्स है तो क्वालिफाइड फॉर बीइंग एनईडी एज वेल एज ईडी, क्योंकि 6 महीने के नीचे तो आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो क्वालिफाइड फॉर एनईडी ईडी दोनों। अगर 7 साल से बड़ा इंप्रिजनमेंट है 7 इयर्स, तो डिस्क्वालिफाइड फॉर एनईडी ईडी फॉर लाइफ टाइम। ये तो देखा हमने कि 7 इयर्स का इंप्रिजनमेंट है तो एनईडी भी नहीं, ईडी भी नहीं, लाइफ टाइम के लिए नहीं। पर अगर 6 महीने या उससे ज्यादा और 7 साल से नीचे है तो तकलीफ है, तो डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग एनईडी फॉर 5 इयर्स, एनईडी के लिए 5 साल डिस्क्वालिफाइड, एंड ईडी के लिए लाइफ टाइम डिस्क्वालिफाइड। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि ईडी के अंदर वर्ड यूज किया गया था मोर देन 6 मंथ्स, मोर देन 6 मंथ्स। पर मैं बोलना चाहूंगा कि अगर एनईडी के लिए लिखा है मोर देन इक्वल टू, एनईडी के लिए मोर देन इक्वल टू लिखा है और ईडी भी एनईडी ही होता है, तो इक्वल टू वाला केस तो ईडी को भी लग जाएगा ना।
मोर देन इक्वल टू लिखा है एनईडी में, अभी तो हमने एनईडी के अंदर पढ़ा ना, ये देखो ना, नॉट लेस देन 6 मंथ्स, मतलब मोर देन इक्वल टू 6 मंथ्स है, और एनईडी के लिए मोर देन इक्वल टू 6 मंथ्स बोला है, तो ईडी के लिए तो ऑटोमेटिकली मोर देन इक्वल टू ही लगेगा ना बेटा। तो 196 सबसेक्शन 3 में मोर देन बोल के कोई फायदा नहीं, तो एक छोटा सा यू कैन से ड्राफ्टिंग एरर हो सकता है ड्राफ्टमैन का, तो इट इज मोर देन इक्वल टू 6 मंथ्स का है, तो ईडी लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाइड है। ये चीज को हमने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है, ये चीज को याद रखना। और मैं चाहूंगा कि ये छोटे छोटे डायग्राम्स जो मैंने बनाए हैं, अगर आपको बनाने हैं तो फटाफट बना लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, और साथ में रीड भी कर लीजिए जो अभी मैंने रीड किया, आपको झेप रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, ये भी देखिएगा। सो फटाफट लिख लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। लिखना हो जाए डन बोल दीजिएगा प्लीज। यहां पे तुषार एनी ऑफेंसेस के लिए कोई चार्ट नहीं है शेड्यूल 5 जैसा, यहां पे दो ही कैटेगरी है, एनी ऑफेंस अंडर कंपनी लॉ, और कंपनी लॉ बोला है तो शेड्यूल 5 ऑटोमेटिकली कवर किया जाएगा इसके अंदर, कंपनीज एक्ट 2013 लिखा है तो उसके अंदर शेड्यूल 5 ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। और यहां पे कोई ऐसा लिस्ट नहीं है, एनी ऑफेंस मतलब पूरे इन एक्ट में कोई भी ऑफेंस है या मॉरल टप्टीट्यूड किसी भी लॉ में है वो यहां पे कवर किया जा रहा है। गो फॉर इट फास्ट। राइटिंग डन हो गया तो बोल दीजिए प्लीज। Writing done to please tell me, everybody.
बहुत बढ़िया। अगर राइटिंग हो गया है तो बढ़ते हैं आगे। अब ये चीज होने के बाद में, आवाज आ रही है सबको क्लियरली? ये चीज होने के बाद में ये वाला एरिया भी हमने लिख लिया है। अब इसके एडिशन में हमको क्या करना है उसको एक बार जरा से चेक करते हैं, बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, डबल ट्रिपल। रेडी, लेट्स गो। नाउ आपको इस चीज को समझाने के लिए यहां पे मैंने केसेस शुरू करके रखे हुए हैं, ठीक है? केसेस शुरू करके रखे हुए हैं, और इन केसेस को, पहला केस थोड़ा सा गलती से प्रिंट हुआ है तो उसको काट दीजिएगा, पहले मैं समझा दूं फिर लिखिएगा। कैसा दिख रहा है ये? ओके ओके, सबसे पहले 31 दिसंबर 2025 को समझो ऑफेंस हुआ, 31 दिसंबर 2025 को लेट्स से ऑफेंस हुआ, ठीक? और फिर उसके बाद में 5 जनवरी 2026 को इसके खिलाफ एफआईआर फाइल हुआ। 5 जनवरी को एफआईआर फाइल हुआ। ऑफेंस किया, मैंने बोतल दे मारी किसी को, खून कर दिया किसी का। 5 जनवरी को मेरे खिलाफ एफआईआर फाइल हुआ, चंपत नहीं फाइल किया नालायक ने। 1 फरवरी 2026 को कोर्ट ने केस एक्सेप्ट किया। 1 फरवरी 2026 को कोर्ट ने केस एक्सेप्ट किया, एंड 31 मार्च 2026 को कोर्ट ने ऑर्डर किया जेल, और कोर्ट ने 4 महीने का जेल ऑर्डर किया। अब सवाल है इस सिचुएशन में क्या हम क्वालिफाइड है डिस्क्वालिफाइड है? तो फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफेंस टिल द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, याद रखिएगा कोई भी बंदा डिस्क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि जब तक कोर्ट डिक्लेयर नहीं करता बंदा डिस्क्वालिफाई नहीं होता। सो इज क्वालिफाइड फॉर बीइंग एनएडी एज वेल एज ईडी, भले ही उसने खून क्यों ना किया हो, बट कोर्ट के ऑर्डर तक के वो ऑब्वियस सी बात है कि ही विल बी क्वालिफाइड। हाँ, अगर कस्टडी में है पुलिस वगैरह के तो ऑब्वियसली वो ऑफिस तो अटेंड नहीं कर पाएगा। फिर वो अलग लॉज आएंगे क्रिमिनल प्रोसीजर के, जिसमें वो बोलते हैं कि भैया पुलिस कस्टडी में है तो आप ऑफिस वगैरह जा नहीं सकते, वो अलग लॉज आएंगे। पर यहां हमें उसमें कोई रेफरेंस नहीं है। 4 महीने की जेल बोलिए तो उसके बाद में 4 महीने की जेल में कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होता है। यू आर क्वालिफाइड फॉर बीइंग एनईडी एज वेल एज ईडी। हमें कम से कम 6 महीने की जेल चाहिए। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है? नुपुर पूछ रही है सर, इफ इम्प्रिजनमेंट इज लेस देन 6 मंथ्स फॉर एनी ऑफेंस देन एज पर शेड्यूल 5 ही कांट बी ईडी। शेड्यूल 5 के अंदर मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा हुआ है कि शेड्यूल 5 के लिस्ट में जितने भी ऑफेंसेस है वहां 1 दिन की भी जेल है तो भी आप ईडी नहीं बन सकते। वो तो हमने वहां पे ऑलरेडी नुपुर क्लियर किया है ना, यहाँ पे उसमें क्या सेंस है? ठीक है, यहाँ पे तो एनईडी की बात चल रही है बेसिकली, और ईडी के लिए तो हमने ऑलरेडी देखा है ना, यस है ना? चलो, इसके एडिशन में अब 167 सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ का यहां पे अमेंडमेंट दिया है। 167 1 एफ क्लॉज का अमेंडमेंट दिया है। मैं चाहूंगा इस अमेंडमेंट को थोड़ा सा गौर से पढ़िए आप, गो फॉर इट फास्ट। अमेंडमेंट थोड़ा सा खतरनाक है, समझ में आने में दिक्कत होगी, तो पहले इसको थोड़ा सा गौर से पढ़िए। क्या कहना चाहता है अमेंडमेंट, इसको थोड़ा सा देखिएगा प्लीज। गो फॉर इट फास्ट।
डन एवरीबॉडी, सबका पढ़ना हो गया है? बोलो यस और नो। कमेंट्स में तो दिख नहीं रहा, बट रीड करना हो गया होगा सबका, तो मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, तो मैं इमीडिएटली आगे बढ़ जाऊंगा, देखूंगा कि किस तरीके से ये चीज को हमको अच्छे से देखना है। अब अगर आप देखोगे तो ही इज कॉन्विक्टेड फॉर कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस वेदर इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज। लाइट इफेक्ट कम हो गया एकदम। ओके, नोट्स ऑफ केस 1 तो यही है, आपको दिख रहा है क्या? प्लीज कमेंट। अरे यार गया पूरा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, फाइन। एटलीस्ट 1-1.5 घंटा तो हम पढ़ पाए। मुझे नहीं लगता, थर्सडे है, वैसे भी लोड शेडिंग है, सो टुडे इज उनका ही दिन होता है, सो आज शायद लाइट नहीं रहेगा। फाइन, अभी के लिए हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। कल का लेक्चर वापस से हम मिलेंगे 10 बजे। नहीं, क्लास का टाइमिंग सेम रहेंगे बेटा, ये सिर्फ थर्सडे का इशू होता है नॉर्मली, एंड अगर ऐसा कोई इशू होता भी है तो नॉर्मली हम उसको सैटरडे संडे कवर करते हैं, तो क्लास का टाइमिंग सेम रहेंगे, कोई जरूरत नहीं है क्लास का टाइमिंग चेंज करने की। थर्सडे तो आप दिन भर में कभी भी रख लो, एनी टाइम यू पुट ऑन द थर्सडे, वो कंफर्म बेड़ा गर्ग ही है, ठीक है। बट आज कुछ ज्यादा ही कर गया ऐसा लग रहा है, शायद बहुत मॉर्निंग से लाइट गया हुआ है, ठीक है, फाइन। आज के लिए हम इतना काफी करते हैं, कल वापस से मिलेंगे हम 10 बजे, कल पूरा लेक्चर लेंगे। एंड ये सैटरडे संडे को भी रेडी रहना, आई नो मैंने 5 डेज अ वीक की क्लास बोला था, बट सैटरडे संडे को भी रेडी रहना, हो सके तो ओपन क्लास लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, सब खैर, दिसवानिया, अलविदा बेटा, बाय बाय।